दो सहेलियों की आमने सामने बालकनी। माँ, आज खाने में क्या बनाया है? मेरे पेट में बहुत तेज से चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी खाना लगा दो। बेटा थोड़ा रुक, मैंने तेरी पसंद की चिकन बिरयानी बनाई है। चिकन बिरयानी? सच में? अब तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा है, थोड़ा जल्दी कर दो, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। अरे हाँ, पता है मुझे, बस 5 मिनट रुक जा, तू अपने कमरे में जा, मैं वहीं भिजवा देती हूँ। नीतू अपने कमरे में चली जाती है। यार, चिकन बिरयानी तो रिया को भी बहुत पसंद है और ये मैडम दिख भी नहीं रही, आखिर कहाँ चली गई? इतने में पल्लवी नीतू के कमरे में खाना लेकर आ जाती है। ले बेटा, आराम से खा, और चाहिए हो तो बता देना। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सच में मम्मी, आपके हाथों में तो जादू है। आप मेरे लिए थोड़ा सा पैक करके रख दो, मैं सुबह कॉलेज भी लेकर जाऊंगी। अरे, मैं सुबह अलग से ताजी ताजी बना दूंगी। नीतू खाने बैठ जाती है, लेकिन उसका ध्यान अपनी दोस्त रिया पर ही लगा रहता है। जैसे वो बालकनी में बैठकर खाने लगती है, तभी अचानक सामने वाली झोपड़ी से रिया बाहर आती है। ओए सुन, कहाँ है? मेरी मम्मी ने मजेदार चिकन बिरयानी बनाई है, चल फटाफट अपनी सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच। नीतू दौड़कर किचन से एक डिब्बा लेकर चिकन बिरयानी पैक करती है, उसे पॉलीथिन में बांधकर एक रस्सी में बांधती है और अपनी बालकनी से नीचे रिया की झोपड़ी तक पहुंचा देती है। यार थैंक यू, तू मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती है। अरे चल निकल, थैंक यू बाद में कहना, पहले गरम गरम खा ले। दरअसल रिया और नीतू बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन उनके परिवारों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, जिसका असर उन दोनों की दोस्ती पर पड़ता है। घर वाले इन्हें मिलने नहीं देते, इसलिए ये चोरी छुपे बालकनी में ही मिलती हैं और रस्सियों के सहारे एक दूसरे तक सामान पहुंचाती हैं। ऐसे दिन बीतते हैं, ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। और बता, क्या हालचाल यार? छुट्टियों में तो मैं तुझसे बात करने को तरस जाती हूँ। भाई मेरा भी यही हाल रहता है। अच्छा चल बता, तूने अपना असाइनमेंट पूरा किया या नहीं? अरे तेरे बिना मैं कौन सा असाइनमेंट पूरा कर सकती हूँ? ये ले, सब कुछ ले आई हूँ, बस थोड़ा सा समझा दे, फिर घर जाकर कर लूंगी। आज कॉलेज 8 दिन की छुट्टियों के बाद खुला था, लेकिन रिया और नीतू दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे महीनों बाद मिली हो। घर आकर रिया नीतू का असाइनमेंट पूरा करने लगती है, तभी पूनम असाइनमेंट पर नीतू का नाम देखकर नाराज हो जाती है। रिया, मैंने तुझे 1000 बार कहा है अपने काम से मतलब रखा कर। क्या हर वक्त समीर जादी का काम करती रहेगी? तुझे खुद कोई काम नहीं है क्या? अरे मम्मी, उसने किया था, बस थोड़ा सा रह गया था, वही कर रही हूँ मैं। जब हम मना करते हैं तो तू वहाँ काम क्यों करती है? इन अमीर लोगों से दूरी बनाकर रखो, वरना एक दिन ऐसा मुंह के बल गिरोगी कि खुद अकल आ जाएगी। हाँ, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ पापा की डांट सुनकर रिया चुपचाप असाइनमेंट पूरा करती रहती है। मुझे समझ नहीं आता, आखिर इन दोनों परिवारों के बीच इतनी दुश्मनी क्यों है कि एक दूसरे के खिलाफ इतना जहर क्यों उगलते हैं? सुबह रिया झोपड़ी से बाहर निकलती है तो नीचे एक चिट्ठी पड़ी मिलती है। रिया चिट्ठी पढ़ते हुए, महारानी कहाँ रह गई? निकल भी जा घर से, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। मेरा असाइनमेंट पूरा हुआ या नहीं? आज कॉलेज थोड़ा जल्दी चलेंगे। रिया बालकनी में देखती है, नीतू सामने खड़ी होती है। दोनों इशारों में बात करती हैं और कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। ये वाला टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आने की ज्यादा संभावना है, इसे ऐसे समझ और शॉर्ट में लिखना है, समझ आया? हाँ अब आया। पूरी रात ढंग से सो नहीं पाई थी, लगा अगर तू नहीं पढ़ाएगी तो मैं फेल हो जाऊंगी। अरे पगली, मैं तुझे क्यों नहीं पढ़ाऊंगी, चल जल्दी, वरना पेपर बांट दिए जाएंगे। परीक्षा खत्म होने के बाद नीतू और रिया दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं। मम्मी, आपको पता है ये रोज कॉलेज उस गरीब रिया के साथ जाती है और कॉलेज में इसके अलावा इसका कोई दोस्त भी नहीं है। नीतू, और तुम्हें ये जानकारी किसने दी? मेरी भी जान पहचान है कॉलेज में। आप ऐसा मत सोचिए कि आप लोग कुछ भी करेंगे और हमें पता नहीं चलेगा। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने कोई लड़का दोस्त बना लिया हो। ये तो जब मैंने तुझे हर तरह की आजादी दी है तो क्या तू मेरी एक बात नहीं मान सकती? और नहीं तो क्या, हर वक्त उस रिया से चिपकी रहती है। मुझे आप लोगों से कुछ बात ही नहीं करनी। पता नहीं इतनी प्यारी लड़की और उसके घर वालों से आपको क्या दिक्कत है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। नीतू गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। बालकनी से देखती है कि रिया उसका इंतजार कर रही है। दोनों कागज के टुकड़ों पर लिख लिख कर बातें करने लगती हैं। कुछ दिनों बाद दोनों का ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है। रिया ने टॉप किया होता है और वहीं नीतू सेकंड आती है। मम्मी पापा, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पूरे कॉलेज में सेकंड आई हूँ। और फर्स्ट कौन आया है ये भी बता दे। फर्स्ट रिया आई है। देखो, झोपड़ी में रहकर भी उस लड़की ने फर्स्ट ला दिया, और एक तुम हो, इतने सारे प्रिविलेजेस मिलने के बाद भी सेकंड पोजीशन। सारे अपने प्रिविलेज का फायदा भी तो ये अपनी दोस्त को ही तो देती है। खैर हमें क्या, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो ठीक लगे करो। क्या मम्मी पापा, इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी आप लोग खुश नहीं हो?
अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तू सही कह रही है, सेलिब्रेशन तो बनता है। पापा, पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। मेरे दोस्त बता रहे थे कि वहाँ की मलाई चाप और अफगानी पनीर बहुत ही फेमस है। ठीक है, सब जल्दी से रेडी हो जाओ, आज डिनर बाहर करेंगे। नीतू अपने परिवार के साथ रिजल्ट की खुशी में बाहर डिनर करने चली जाती है। इधर रिया के घर में उसकी माँ ने भगवान जी को भोग लगाया है और खुशी में घर में ही बेसन का हलवा, आलू पूड़ी और कई पकवान बनाए हैं। यार, आलू पूरी तो नीतू को बहुत पसंद है, लेकिन कैसे दूं? कब से बालकनी वाला गेट बंद पड़ा है, पता नहीं कहाँ गई है। रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए नीतू सोच रही होती है, यार, ये मलाई चाप और अफगानी पनीर तो सच में बहुत टेस्टी है। एक काम करती हूँ, एक्स्ट्रा पैक करा लेती हूँ, बालकनी में जाकर रिया को दे दूंगी, वो भी खुश हो जाएगी। घर आकर नीतू सीधे अपने कमरे में आती है। उसने चोरी से रिया के लिए खाना पैक करा लिया होता है। उधर रिया भी झोपड़ी के बाहर टहल रही है और नीतू के आने का इंतजार कर रही है। कहाँ देख रही है, जल्दी आ, तेरी पसंद की चीजें लाई हूँ। आखिर तूने टॉप किया है ना, ये ले मेरी तरफ से पार्टी। कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा, कहाँ चली गई थी? रुक, मेरे पास भी तेरे लिए कुछ है। दोनों सहेलियां अपने अपने डिब्बे एक दूसरे को देती हैं। इधर मलाई चाप और अफगानी पनीर देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है और उधर बेसन का हलवा और आलू पूड़ी देखकर नीतू। तभी अचानक दोनों की मम्मियां बालकनी में आ जाती हैं। नीतू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि इन भिखारियों के मुंह मत लगा करो। ये किसी का एहसान नहीं मानते, कितना भी कर लो, इनकी सोच हमेशा छोटी ही रहेगी। मैंने 1000 बार कहा है, इन मतलबी लोगों से दूर रहा कर। इनके लिए अगर हम अपनी जान भी दे दें, तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों मम्मियां अपनी अपनी बेटियों को खींचकर घर के अंदर ले जाती हैं। दोनों सहेलियां उदास हो जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कॉलेज में नीतू बहुत खुश होकर रिया से मिलती है। अरे यार, कहाँ थी? कब से तेरा इंतजार कर रही थी, तू बालकनी के नीचे भी नहीं आई। यार, मम्मी के साथ काम करा रही थी, फिर टाइम देखा तो कॉलेज का टाइम हो गया, तो फटाफट रेडी होकर सीधा कॉलेज आ गई। बता, कुछ काम था क्या? पगली, तेरे साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करनी थी, क्योंकि अब तो हम कॉलेज भी नहीं आएंगे, फेयरवेल पर ही मिलेंगे शायद। इसीलिए मैं तेरा इंतजार कर रही थी बालकनी से। तो जल्दी बता ना, सस्पेंस क्यों बना रही है? दरअसल मेरा रिश्ता तय हो गया है शहर के बहुत अच्छे घर में। लड़का इंजीनियर है, अभी उसकी जॉब लगी है, पूरे 50 लाख का पैकेज लगा है। वाह यार, कांग्रेचुलेशंस! ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। शादी कब कर रही है? यार, मैं खुश भी हूँ और थोड़ी उदास भी। इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? देखना, यहाँ हम रोज मिल लेते हैं, घर आमने सामने, बालकनी से बातें हो जाती हैं। लेकिन ससुराल पता नहीं कितना दूर होगा, फिर हम कैसे मिलेंगे? हाँ यार, ये बात तो सही है, लेकिन चल देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों सहेलियां अपने अपने घर आ जाती हैं। इधर अच्छे घर में रिश्ता लगने की वजह से नीतू के घर में खुशी का माहौल है। इधर घर में नीतू की शादी की बातें चल रही हैं। उधर रिया के घर में भी अब उसकी शादी की चर्चा होने लगती है। अजी, सुनते हो, जागृति बहन रिया के रिश्ते का पूछ रही थी। तो फिर क्या जवाब दिया तुमने? क्या जवाब देती, कह दिया कि अब पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तो शादी करनी ही है। अगर आपकी नजरों में कोई अच्छा लड़का हो तो बता देना। हाँ, ये तो सही कहा, चलो देखते हैं, शादी तो करनी ही है। इधर रिया के माँ बाप भी अब उसके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में लग जाते हैं। उधर नीतू का होने वाला पति यानी आर्यन अपने बेस्ट फ्रेंड रोहन से मिलने जाता है। हाँ भाई, क्या हालचाल? तू तो दिखाई नहीं देता, सोचा कॉलेज में ही मिलेगा तो मैं यहाँ चला आया। सही क्या भाई, अब घर में तो हम दोनों मिल नहीं सकते, वरना मम्मी पापा आग की तरह बरस पड़ेंगे। हाँ, यही वजह है, वरना मैं तो रोज तेरे साथ चाय पीने आ जाता। वैसे तुझे एक बात बतानी थी। हाँ हाँ बता, क्या बात है? तेरे भाई का रिश्ता हो गया है और जल्दी ही शादी होने वाली है। अरे, तूने रिश्ता करा लिया और बात शादी तक पहुंच गई है। अरे तू मुझे अब बता रहा है ना, जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे अरे, लड़कियों का तरह गुस्सा क्यों कर रहा है? आज ही फुर्सत मिली तभी तो सीधे मिलने चला आया। चल ठीक है, ज्यादा ड्रामा मत कर, फोटो दिखा भाभी की। आर्यन रोहन को फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही रोहन नीतू को पहचान लेता है। अरे, ये तो नीतू है, तू जानता है इसे? हाँ यार, बहुत अच्छे तरीके से। मुझे बहुत खुशी हुई कि तेरी शादी नीतू के साथ हो रही है। बहुत अच्छी लड़की है ये। कॉलेज में एक लड़की के अलावा इसका कोई दोस्त नहीं है और इसके दोस्त पर ही तो मुझे क्रश है। पर अब तो तेरी नीतू से शादी होने वाली है। प्लीज यार, भाभी से कहकर मेरी बात भी बनवा दे इसके दोस्त से। अरे हाँ जरूर, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तेरे लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। रोहन से मिलने के बाद आर्यन घर आ जाता है और फिर फोन पर नीतू को सारी बात बता देता है। ये सुनकर नीतू बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। उधर बालकनी के नीचे रिया उसका इंतजार कर रही होती है। नीतू, कहाँ थी तू? कब से तेरा इंतजार कर रही हो। तुझे पता है ना, कल कॉलेज में हमारा फेयरवेल है और मेरा 1 पीस ड्रेस पहनने का बहुत मन है, तो मेरे लिए भी अच्छा सा ड्रेस निकाल कर ले आना।
हाँ बिल्कुल, और मुझे तुझसे बहुत जरूरी और मजेदार बात करनी है, बड़ा मजा आएगा। भगवान करे जल्दी सुबह हो जाए। नीतू से बात करने के बाद रिया सो जाती है, लेकिन यही सोचती रहती है कि नीतू उसे क्या बताने वाली है। आखिर वो इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही थी। अगली सुबह दोनों कॉलेज पहुंचती हैं। ये लो तुम्हारी ड्रेस, फटाफट पहन कर तैयार हो जाओ, फिर हम साथ में ढेर सारी फोटोज लेंगे। ड्रेस बाद में पहनूंगी, पहले ये बता तू मुझे क्या बताने वाली थी। नीतू रिया को सारी बात बता देती है जो उसे आर्यन ने बताई थी। यार अच्छा तो मुझे भी लगता है वो, लेकिन कभी सामने से कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। चल, जो काम रोहन नहीं कर पाया वो आर्यन ने कर दिया, तो उससे कहना कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ, बस वो घर रिश्ता भिजवा दे। पीछे खड़ा रोहन ये सारी बातें सुन लेता है। अच्छा मैडम जी, आप मुझे पसंद करती हैं, और अगर मैं ना कहता तो आपके पापा आपकी शादी कहीं और कर देते, फिर क्या करती आप? हाँ तो अगर तुम लड़की बने रहते तो ऐसा ही होता। अरे गाइस चिल करो यार, अब तो तुम्हारी भी शादी होने वाली है, लेट्स सेलिब्रेट। सब लोग मिलकर फेयरवेल पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों में रोहन रिया के घर रिश्ता भिजवा देता है और इस तरह इन दोनों की भी शादी तय हो जाती है। अगले महीने दोनों सहेलियों की शादी होती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और आखिरकार हल्दी वाला दिन आ जाता है। नीतू बालकनी से झोपड़ी के सामने खड़ी दिया से बातें करती है। यार हम दोनों एक दूसरे को हल्दी कैसे लगाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सबसे पहले हल्दी तुझसे ही लगवानी है। रुक, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। नीतू शॉल ओढ़कर चुपचाप रिया के घर आती है और उसे हल्दी लगाकर चली जाती है, लेकिन रेखा और पूनम को ये बात पता चल जाती है। रिया कितनी बार समझाया है तुम्हारी शादी हो रही है, मेरी बदनामी करवाएगी क्या? गुस्से में पूनम रिया को बहुत ज्यादा सुना देती है। मम्मी आज तो आप मुझे बता ही दो, आखिर क्या दुश्मनी है आप दोनों परिवारों के बीच, जिसकी वजह से हम दोनों सहेलियां पिस गई। बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आज बता देती हूँ। तेरे पापा और नीतू के पापा एक ही ऑफिस में काम करते थे। आज से 15 साल पहले ऑफिस में तेरे पापा पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया गया था और ये लोग तमाशा देखते रहे। बताओ ऐसे में हम नफरत ना करें तो क्या करें? सच्चाई जानकर रिया को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन फिर भी वो नीतू के बारे में कुछ गलत नहीं सोचती। लेकिन मम्मी इसमें नीतू की क्या गलती है? हम दोनों तो तब बच्चे थे। उसकी गलती बस इतनी है कि वो सतीश की बेटी है। अब कोई बहस नहीं, तू शादी तक उससे नहीं मिलेगी। उधर नीतू को भी उसकी माँ खूब डांटती है और उसे भी सच्चाई बता देती है। अब दोनों सहेलियां मेहंदी वाली रात बालकूसे को मेहंदी दिखाती हैं। देख रिया, मेरी मेहंदी बहुत सुंदर है यार। शादी वाले दिन भी ऐसा ही होता है। नीतू अपनी बालकनी में खड़ी होती है और रिया झोपड़ी के बाहर। दोनों एक दूसरे को देखती हैं, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चाहकर भी मिल नहीं पाती। ऐसी सारी रस्मों के साथ दोनों की शादी हो जाती है। नीतू की सास उसका गृह प्रवेश करती है। बहू दाएं पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। इस तरह नीतू का गृह प्रवेश होता है। उधर रिया का भी उसके ससुराल में बड़ी धूमधाम से गृह प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद रोहन रिया को अपने कमरे में लेकर आता है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना सच हो गया है। अगर आर्यन की सगाई नीतू से नहीं होती तो तुम आज यहाँ दुल्हन बनकर मेरे सामने नहीं बैठी होती। हाँ आप सही कह रहे हो। अरे ये क्या तुम्हें हमारी शादी की खुशी नहीं है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस नीतू के बारे में सोच रही हूँ। अब शादी के बाद हम दोनों कम मिल पाएंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो, रुको मैं तुम्हें अभी कुछ दिखाता हूँ। रोहन हाथ पकड़कर रिया को बालकनी में ले जाता है और उसकी बालकनी से बिल्कुल सटी हुई छत की तरफ इशारा करके कहता है, मैडम वो रहा आपकी नीतू का कमरा। क्या सच में यही है नीतू का ससुराल? और नहीं तो क्या, रुको अभी आर्यन को कॉल करता हूँ। रोहन आर्यन को कॉल करके बालकनी में आने के लिए बोलता है। नीतू भी उससे सुन लेती है और तुरंत दोनों बालकनी में आ जाते हैं। यार मैंने तो सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद हमारी बालकनी वाली बातें इतनी खूबसूरत होंगी। हाँ बिल्कुल, वहाँ तुम नीचे खड़ी रहती थी और मैं ऊपर, और यहाँ तो हम दोनों बराबर हैं। अब तो साथ बैठकर चाय पीते हुए गपशप भी कर सकते हैं। मैडम आज हमारी शादी हुई है। और हमारी भी यार, बाकी बातें बाद में करना। इस तरह दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी अपनी पत्नियों को वापस कमरों में लाते हैं। रात काफी हो चुकी थी, सभी सो जाते हैं। शादी के बाद के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। एक दिन नीतू के ससुराल में पड़ोसन की एंट्री होती है। अरे रेखा, जागृति बता रही थी कि रोहन की बहू बहुत सुंदर है। हाँ, उसने मेरी बहू को देखा नहीं होगा तभी कह रही होगी। जरा बुलाओ तो सही अपनी बहू को। रेखा नीतू को बुलाती है। रेखा सच में तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। संध्या नीतू की तारीफ करती है, लेकिन वो रिया की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही थी। इधर आज रिया ने आलू पूड़ी बनाई है। अब तो दोनों सहेलियों के पास फोन है और बालकनियां भी बहुत बिल्कुल पास पास है, तो अब वो फोन करके एक दूसरे को बुला लेती हैं।
नीतू जल्दी बालकनी में आ, देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। हाँ रुक, मैं अभी आई। रिया नीतू के लिए आलू पूरी पैक करके ले आती है। अरे वाह, तुझे पता है आलू पूरी मेरी कितनी फेवरेट है। चल तू भी अपने लिए प्लेट लगा ले। दोनों सहेलियां बालकनी में बैठकर खाना खाती हैं और ढेर सारी बातें करती हैं। तभी उन्हें खाते हुए उनकी सास रेखा देख लेती है। कुछ देर बाद शाम होती है, सब लोग डाइनिंग एरिया में डिनर कर रहे होते हैं। आर्यन, अपनी पत्नी को समझा लो, पड़ोसियों के साथ ज्यादा मतलब वास्ता ना रखे। ओह हाँ नीतू, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। हमारी जो पड़ोसन है ना, दीपा आंटी, वो मम्मी की दुश्मन है। आर्यन की बात सुनकर सुरेश और नीतू जोर से हंस पड़ते हैं। पर मम्मी की दुश्मन क्यों? अरे लंबी कहानी है, बस उनसे दूर रहना। अरे छोड़ो इन बेकार की बातों को, तुम्हारी मम्मी की आदत है ये सब कहना। अब ये बताओ, घूमने कब जा रहे हो? शादी हुई है, बहू को थोड़ा घुमा लो, फिर तो यही घर के कामों में उलझ जाना है। हाँ पापा, सोच रहा था कि हम महाबलेश्वर चले जाएं। नीतू का बहुत मन है महाराष्ट्र जाने का। बहू का मन है तो जरूर पूरा करना चाहिए। जल्दी टिकट कर लो, वरना छुट्टियां भी खत्म हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद आर्यन फोन पर रोहन से बात करता है। चारों मिलकर हनीमून का प्लान बनाते हैं, लेकिन उससे पहले शॉपिंग जरूरी थी। तभी नीतू का फोन बजता है। दूसरी तरफ रिया होती है। मुझे रोहन ने बताया कि हम चारों एक साथ हनीमून पर जा रहे हैं, तो सोच रही थी कि तुम घर से थोड़ी दूर मेन रोड तक आ जाओ, वहाँ से मैं और रोहन तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे। हम पहले शॉपिंग कर लेंगे। यार तूने तो मेरे मन की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रही थी। चल मैं जल्दी तैयार होकर आती हूँ। इधर आर्यन और नीतू ऑटो लेकर हाईवे पर पहुंच जाते हैं। उधर रिया और रोहन भी आ जाते हैं। चारों मिलकर शॉपिंग करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और बाहर रेस्टोरेंट में खाना भी खाते हैं। यार किसी की नजर ना लगे, मैंने बिल्कुल ऐसी ही लाइफ मैनिफेस्ट की थी जिसमें हम दोनों पास पास रहें। भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ, और हमारे पति भी बेस्ट फ्रेंड है। रिया की बात सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। चारों मिलकर हनीमून पर जाते हैं, जबकि घर वालों को पता भी नहीं होता कि वो एक साथ गए हैं। खूब फोटो क्लिक करते हैं, जमकर एंजॉय करते हैं और फिर घर लौट आते हैं। एक शाम रिया अपने कमरे में बोर हो रही होती है। वो बालकनी में जाकर देखती है कि नीतू भी इधर उधर टहल रही है। नीतू क्या कर रही है? यार अच्छा हुआ तू आ गई, आज तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। मेरा भी मन नहीं लग रहा। चल तू मुझे 5 मिनट दे, मैं अभी आती हूँ। रिया किचन में जाती है और कड़क चाय और नीतू के फेवरेट चिली पोटैटो बनाकर ले आती है। ये ले गरमा गरम चाय और तेरे फेवरेट स्नैक्स। दोनों बैठकर खूब बातें करते हैं और कब दोपहर से शाम हो जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। इधर दीपा रिया को ढूंढते हुए बालकनी में आ जाती है और यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। मम्मी, नीतू मेरी बचपन की सहेली है, आखिर आपको उसके साथ से क्या प्रॉब्लम है? बेटा उसकी सास कुछ ज्यादा ही घमंडी टाइप की है, हर वक्त अपनी तारीफ करती रहती है। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बस इसीलिए कहती हूँ कि थोड़ा दूर ही रहो उनसे। हाँ मम्मी ठीक है, मैं उनके घर थोड़ी जाती हूँ, बस नीतू से बात करती हूँ, वो भी बालकनी में। अरे मोहल्ले की औरतें बातें बनाती है, फिर वो रेखा यही कहेगी कि दीपा की बहू पूरा दिन बालकनी में बैठी रहती है। ठीक है मम्मी, ध्यान रखूंगी। दोनों की सासें उन्हें मिलने से रोकने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन ये बचपन से ही जिद्दी हैं। घर वालों की बातें ज्यादा नहीं मानती और आराम से बालकनी में मिलती रहती हैं। कभी चाय पकौड़े की पार्टी होती है तो कभी नूडल्स की। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन आर्यन बहुत खुश होकर घर आता है। नीतू, अरे नीतू कहाँ हो तुम? क्या हुआ, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें पता है ना, मैं एक फॉरेन क्लाइंट के साथ काम कर रहा था। आज हमारी डील डन हो गई है और मैंने उन्हें कल डिनर पर इनवाइट किया है। और तुम तो जानती हो विदेशियों को देसी खाना कितना पसंद होता है। हाँ ये तो सही कह रहे हो, तो फिर मुझे क्या क्या बनाना होगा? वही फेमस इंडियन डिश, दाल बाटी चूरमा ढोकला, दाल चावल सरसों का साग, मक्की की रोटी। यार मुझे ना तो साग बनाना आता है और ना ही मक्के की रोटी, अब क्या करूं? तभी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड याद आती है। वो तुरंत रिया को फोन करती है और उसे सारी बातें बताती है। यार बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। टेंशन मत ले, आज तक तेरा कोई काम खराब किया है क्या मैंने? इस बार भी सब परफेक्ट होगा, बस टाइम से बालकनी में आ जाना, मैं सारा खाना बनाकर पकड़ा दूंगी। थोड़ी देर में शाम से रात हो जाती है। अगली सुबह होती है। इधर नीतू भी खाने की तैयारियों में लगी है और उधर रिया भी। रिया खाना बना ही रही होती है कि तभी उसकी माँ पूनम और पापा राजेश आ जाते हैं। बेटा तुम्हें पहले से पता था कि हम आने वाले हैं, जो इतनी तैयारियां चल रही हैं? नहीं मम्मी, ये सब तो मैं नीतू के लिए। रिया बोलते बोलते चुप हो जाती है। क्या नीतू? आगे तो बोल। वही तेरी सहेली, वो पास ही रहती है। पूनम रिया से सारी बातें उगलवा लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये खाना नीतू के स्पेशल क्लाइंट्स के लिए है। मम्मी जरा कमरे से होकर आती हूँ, शायद रोहन को मेरी जरूरत है। रिया कमरे में चली जाती है। इधर पूनम खाने के डिब्बे में बहुत ज्यादा नमक डाल देती है और रोटियों पर भी घी भी नहीं लगाती। मम्मी आपने खाना पैक कर दिया, लाओ मैं बालकनी में नीतू को दे देती हूँ। रिया खाना नीतू को पकड़ा देती है। यार
यार एक बार चख लेती हूँ, अगर कुछ कमी हुई तो ठीक कर लूंगी। अरे इतना नमक और ये सूखी रोटियां। नीतू के मन में शक बैठ जाता है। वो सोचने लगती है कि इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट थे, रिया को ये पता था, फिर भी ऐसा खाना बनाया। मजबूरी में नीतू बाहर से सरसों का साग और मक्के की रोटी ऑर्डर कर लेती है। थोड़ी देर में क्लाइंट्स आते हैं, खाना खाते हैं और नीतू की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन नीतू का मन आज बहुत उदास रहता है। नीतू, आज तो बहुत बड़ा दिन है, देखो कितना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ आया और तुम हो कि उदास बैठी हो। नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अरे चलो आराम करो, सुबह से अकेली ने इतना खाना बनाया, थक तो हो गई होगी ना। नीतू को समझाकर आर्यन तो सो जाता है, लेकिन उसके मन में बस यही चलता रहता है कि रिया ने जानबूझकर खाना क्यों खराब किया। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नीतू ना तो रिया की कॉल उठाती है और ना ही बालकनी में जाती है। उधर अपने कमरे में बैठी रिया सोच रही होती है। पता नहीं नीतू को क्या हो गया है, उससे बात हुए भी पूरा एक हफ्ता हो गया, ना तो ये बालकनी में आती है और ना ही मेरी कॉल उठाती है। रिया उदास सी खड़ी होकर बाहर बालकनी की तरफ देख रही होती है कि तभी कमरे में रोहन आता है। क्या हुआ रिया, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? पता नहीं रोहन, नीतू मेरा कॉल नहीं उठा रही है और ना ही मेरी उससे बालकनी में कोई मुलाकात हुई है। अरे बिजी होगी, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? देखो रात कितनी हो रही है, सोना नहीं है क्या तुम्हें? रोहन प्यार से समझाकर रिया को सुला देता है। कुछ ही देर में रिया गहरी नींद में सो जाती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। उधर पूनम घर के काम में लगी होती है, तभी झोपड़ी के बाहर किसी के आने की आहट होती है। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अब यहाँ बचा ही क्या है, सब कुछ तो लुट गया मेरा। राजेश भाई प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मैं पहले ही अपनी गलती की सजा भुगत रहा हूँ, और उस दिन अगर मैंने लालच में आकर वो फुटेज गलत तरीके से शो न की होती तो आज आपकी नौकरी आपके पास होती और शायद मेरा बसा बसाया घर भी न उजड़ता। राजेश गुस्से और हैरानी से राहुल को देखता रहता है। तभी राहुल बोलता है, उस दिन डाकुओं ने मुझे 1 लाख रुपए का लालच देकर वो सब कराया था, और रही बात सतीश की, तो बॉस के दुश्मनों ने उसे धमकी दी थी। पीछे खड़ा सतीश ये सारी बातें सुन रहा होता है। राहुल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे थे। तुम्हें अंदाजा भी है 20 साल के बाद आकर तुम मुझे क्या बता रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरा भाई जैसा दोस्त मेरा दुश्मन बन गया। 20 साल बाद आखिरकार दोनों परिवारों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, लेकिन अब रेखा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वो नीतू के घर जाती है। बेटा मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब हमारी दुश्मनी की वजह से हुआ। मुझे लगा कि मायके में तो मेरी बेटी तेरे सारे काम कर देती थी, लेकिन ससुराल में तू उसे परेशान करती है। तेरी गलतफहमी में मैंने ये सब किया, प्लीज मुझे माफ कर दे बेटा। आंटी अब सब ठीक हो गया है, पुरानी बातों को भूल जाइए। मम्मी का फोन आया था, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। तभी पीछे से रिया और रोहन भी आ जाते हैं। नीतू मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन भले ही मम्मी ने ये सब किया हो, लेकिन यार मैंने तो दिल से खाना बनाया था। मैं चाहती थी कि मेरी दोस्त सबसे ज्यादा तरक्की करे। रिया गलती मेरी भी है, मैंने तुम्हारी नीयत पर शक किया, लेकिन खाना टेस्ट करने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई। तुम्हारा गुस्सा करना लाजमी था नीतू, पर कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो गया है ना। देख अब तो हमारी मम्मी भी दोस्त बन गई है। तभी पीछे खड़ी दीपा और संध्या बोलती है, और तुम्हारी सास भी। दीपा और संध्या की बातें सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और इस तरह सबके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और फिर से सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।